Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about biomolecules. This is a 10th chapter of NCERT. तो पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने सबसे पहले शुगर एंड पॉलीसेकेराइड के डिफरेंस को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पहले पॉलीसेकेराइड को फिनिश किया, फिर उसके बाद हमने शुगर को फिनिश किया। ठीक है, शुगर जो था वो दो टाइप में डिवाइड था। कौन कौन सा? एक होता है रिड्यूसिंग एंड दूसरा नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, रिड्यूसिंग में बात करी थी कि जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो कि जब उसे बेंडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? ब्लू से ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग की। तो वो क्या था? उसमें एल्डिहाइड कीटोन जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता। उसको हमने एग्जांपल एक शॉर्ट ट्रिक से लर्न करवाया था, जैसे एसआरटी। ठीक है, ओके। तो वो भी हमने एग्जांपल पढ़ लिए थे, उसको इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न करना है। नेक्स्ट हमने स्टार्ट कर दिया था प्रोटीन को। तो प्रोटीन जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड था। कौन कौन सा? एक था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जिसमें हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को क्लियर कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको भी फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं सबसे पहले टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। तो सबसे पहले हमने पहले बात करी थी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है वो कैसा होता है? एक चेन, कार्बन चेन, एक सीक्वेंस चेन होती है। ठीक है, लेकिन जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था? हेलिकली स्ट्रक्चर था। ठीक है, हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो इसके बारे में देख लेते हैं ये कैसा होता है। इट इज अ 3D स्ट्रक्चर, सो इट इज फाउंड इन ग्लोबुलर प्रोटीन ओनली। तो ये जो होता है वो कैसा होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 3 डायमेंशन। तो ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। एंड जो 3D स्ट्रक्चर होता है इसमें हमें केवल ग्लोब्यूलर प्रोटीन मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? केवल ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होती है वो 3D स्ट्रक्चर में मिलती है। ठीक है, फिर देखिए इट इज फॉर्म्ड बाय फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर व्हिच लीड्स टू द फॉलोइंग इंटरेक्शन। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें भी काफी सारे बॉन्डेड प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी मिल रहा था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? आयोनिक इंट्रैक्शन, जो कि आयंस का इंट्रैक्शन होता है तो उससे क्या बोलते हैं? आयोनिक इंट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि हमें कहाँ पर मिल रहा था? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये 4 टाइप के इंट्रैक्शन जो है ये हमें 3D स्ट्रक्चर में या फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मिलते हैं। ठीक है, तो जो आयोनिक इंट्रैक्शन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है, वो किस में मिलता है? वो हमें 3D स्ट्रक्चर में मिलता है। ठीक है, बस केवल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किस में मिलता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो मायोग्लोबिन। ठीक है, स्ट्रक्चर वर्कआउट बाय एन कैंड्रो। जो मायोग्लोबिन है उसको सबसे पहले किसने दिया था? एन कैंड्रो साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, ओके। उसके बारे में जो उसका स्ट्रक्चर होता है मायोग्लोबिन का वो किसने दिया था? एन कैंड्रो साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे कि 1 डिग्री कैसा स्ट्रक्चर है? एक कार्बन चेन सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, जबकि हम सेकेंडरी की बात करें तो वो कैसा है? हेलिकली कॉइल्ड है स्ट्रक्चर है। और 3 डिग्री की बात करें तो वो कैसे? एक सर्कुलर, मतलब ग्लोब्यूलर, जिसमें कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होता है वो किसका एग्जांपल है? 3 डिग्री का। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वाटरनरी, दैट मींस 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ 3 डिग्री स्ट्रक्चर। जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है या फिर उसे 4 डिग्री स्ट्रक्चर होता है या फिर उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, तो वो उससे उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? ज्योमेट्रिकल होता है। ठीक है, कैसा होता है? जब वो 3 डिग्री जो होता है, जब उसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है तो वो किसका फॉर्मेशन करता है? 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर देखिए since 4 degree structure has a many globular subunit called as a multimeric subunit। जो ग्लोब्यूलर क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन किसका एग्जांपल है? 3 डिग्री स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो जब ग्लोब्यूलर प्रोटीन के कई सारी सब यूनिट जो होती हैं वो ज्वाइंट हो जाती हैं तो क्या बनाती है? मल्टीमेरिक सब यूनिट। ठीक है, क्या बनाती है? मल्टीमेरिक सब यूनिट बनाती है, जिससे हम, जो कि वो किसका एग्जाम्पल बन जाता है? 4 डिग्री का। ठीक है, अगर आपसे कोई 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? ग्लोब्यूलर प्रोटीन।
ठीक है। लेकिन जब उसी ग्लोब्यूलर प्रोटीन का कई सारे सब यूनिट एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाती है, तब वो क्या बनाती है, मल्टीमेरिक सब यूनिट, जो कि 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर देखिए 4 डिग्री स्ट्रक्चर कैन बी सीन इन हीमोग्लोबिन। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हीमोग्लोबिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की। ठीक है, कि प्रोटीन का जो है डीनेचुरेशन क्या कैसे होता है। तो लॉस ऑफ ए नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच कैन बी ड्यू टू फिजिकल एजेंट लाइक एंड केमिकल एजेंट लाइक। तो जब जो उनका प्रोटीन का जब नेचुरल जो भी मतलब पहले क्या प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, नेचुरल तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन जब वो नेचुरल तरीके जो होता है वो जब लॉस होता है, उनके जो मतलब कैपेसिटी होती है नेचुरल वाली, तो जब वो लॉस हो जाती है तब उससे क्या होते हैं, तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसका, डीनेचुरेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है उसको मतलब 2 टाइप के एजेंट से यूज किया जाता है। पहला क्या है, फिजिकली, दूसरा क्या है, केमिकली एजेंट। ठीक है, फिजिकल एजेंट की बात करते हैं हाई टेम्परेचर से। ठीक है, एक्सरेज एंड यूवी रेज जो होता है वो क्या है, एक फिजिकल एजेंट है जो कि मतलब जिसमें प्रोटीन का डीनेचुरेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल एजेंट की। तो एसिड हो गया, एल्कलाइन हो गया एंड एल्कोहल जो होता है वो क्या है, एक केमिकल एजेंट है जिनसे आपका डीनेचुरेशन किया जाता है प्रोटीन का। ठीक है, फिर देखिए डीनेचुरेशन लीड्स टू लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। लेकिन जब हम डीनेचुरेशन के प्रोसेस, पहले हमने क्या बताया कि जब नेचुरल प्रोसेस जो है वो जब डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है या फिर लॉस हो चुकी होती है, तब हम डीनेचुरेशन के प्रोसेस यूज करते हैं प्रोटीन में। लेकिन जब हम डीनेचुरेशन के प्रोसेस यूज करते हैं तब उसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है प्रोटीन की वो भी क्या है, लॉस हो चुकी होती है। ठीक है, ओके, क्योंकि उसमें फिजिकल एजेंट का भी यूज होता है और केमिकली एजेंट का भी यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उसके जो प्रोटीन में बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है जो कि बॉडी को क्या है, कुछ ना कुछ मतलब प्रोटीन का जो वर्क होता है वो प्रोवाइड करती है बॉडी को, तो वो क्या है, एक बायोलॉजिकल वर्क है। ठीक है, जो कि हमें प्रोटीन से मिलता है। तो वो प्रोटीन जो होता है जब इसका डीनेचुरेशन कर दिया जाता है तो उसका क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी फिनिश हो चुकी होती है। ठीक है, ओके। फिर देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, एंजाइम हो गया जो कि क्या है, ग्लोबुलर 3 डिग्री स्ट्रक्चर, जब उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो डीनेचुरेटेड हो जाता है, मतलब कि उसके जो बॉन्डेड होते हैं वो क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ओके, जो उसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि डीनेचुरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है। ठीक है, तो जैसे एंजाइम हो गया, एंजाइम क्या है, ग्लोबुलर 3 डिग्री स्ट्रक्चर है और जब उसे 100 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है, मतलब कि फिजिकल एजेंट से उसका जब डीनेचुरेशन कराया जाता है तो उसके जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो लॉस हो चुकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी की, जो कि 3 टाइप में डिवाइड है। कौन कौन सा, एक होता है फाइब्रस, नेक्स्ट दूसरा कौन सा होता है, ग्लोब्यूलर, एंड तीसरा क्या है, इंटरमीडिएट। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फाइब्रस की। फाइब्रस क्या है, इनसॉल्युबल है एंड दे आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और एग्जाम्पल की बात करें तो मायोसिन एंड एक्टिन इज अ एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस। ठीक है, ओके। तो फाइब्रस के मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किया है, जो कि पहला क्या था, एक इनसॉल्युबल होता है, दूसरा क्या है कि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मिलता है। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात कर ली तो मायोसिन एंड एक्टिन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, फाइब्रस का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोब्यूलर की। तो ये क्या है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉल्युबल होता है एंड दे आर अ 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एंड एग्जाम्पल की बात करें तो एंजाइम हो गया एंड हार्मोन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एंजाइम एंड हार्मोन इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लोब्यूलर। ठीक है, फिर देखते हैं इंटरमीडिएट के बारे में देख लेते हैं। तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि मीडियम, मतलब ना इस तरफ ना इस तरफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों के जो फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर के जो भी कैरेक्टर है वो इंटरमीडिएट में मिलते हैं। ठीक है, ओके। तो इंटरमीडिएट में क्या होता है कि फाइब्रस होता है जो कि एक सॉल्युबल है। ठीक है, फाइब्रस प्लस सॉल्युबिलिटी जो होता है वो दोनों में एक ही होता है, मतलब दोनों में एक जो दोनों कैरेक्टर है वो क्या है, एक ही में मिलते हैं, इंटरमीडिएट में मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइब्रस क्या है, फाइब्रस का पार्ट है जो कि क्या है, एक इनसॉल्युबल है,
लेकिन ग्लोबुलर में क्या है, सॉल्युबिलिटी भी मिल रही है। तो फाइब्रस प्लस सॉल्युबिलिटी, ठीक है, वो किसमें मिलती है हमें, इंटरमीडिएट में। एग्जाम्पल की बात करें तो फाइब्रिनोजन जो कि क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन जब फाइब्रिनोजन से आपका फाइब्रिन बनता है तो वो क्या है, एक इनसॉल्युबल है, ठीक है। ओके, बन किससे रहा है, फाइब्रिनोजन से, लेकिन जब वो फाइब्रिनोजन था तब वो सॉल्युबल था, लेकिन जब उससे फाइब्रिन बन गया तो वो क्या हो गया, इनसॉल्युबल हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात कर ली अमीनो एसिड की, ठीक है, फिर हमने बात करी लिपिड्स की, जिसमें कि फैट एंड ऑयल्स को डिस्कस किया था हमने, ठीक है, और थर्ड प्रोटीन को, ठीक है, और अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। डिस्कवर बाय मिशर, जो साइंटिस्ट थे मिशर, इन्होंने ही सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था, ठीक है। फिर देखते हैं अल्टमान गिव द टर्म न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड का टर्म है वो किसने दिया था, अल्टमान साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बोहेम इज अ क्लासिफाइड न्यूक्लिक एसिड इनटू टू पार्ट, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो जो बोहेम साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लिक एसिड का क्लासिफाइड किया था, और क्लासिफाइड करने के बाद उसे टू पार्ट में डिवाइड किया, मतलब कि एक क्या था, डीएनए था, दैट मीन्स डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड सेकंड कौन सा था, आरएनए, दैट मीन्स राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ओके, तो ये जो क्लासिफाइड किया था तो वो किसने किया था, बोहेम ने, ठीक है। फिर देखते हैं आरएनए, आरएनए को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आरएनए इज अ राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। सिंगल चेन पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड, सबसे पहले जो मैंने बात करी थी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हमने बहुत क्लियर तरीके से बताया था कि आरएनए जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल चेन से बना होता है, ठीक है। जब सिंगल चेन की पॉलीमर होती है तो वो क्या बनाते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। फिर देखिए आरएनए कंसिस्ट ऑफ अ सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ सुगर इज बॉन्डेड विद अ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। आरएनए में क्या होता है, सुगर फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, आरएनए की बैकबोन होती है, ठीक है। ओके, सुगर फॉस्फेट क्या है, एक आरएनए की बैकबोन है, ठीक है। और उसके बाद जब सुगर जो प्रेजेंट है वो किससे अटैच होता है, नाइट्रोजनस बेस से अटैच होता है, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एस आरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, एसएनआरएनए एंड एससीआरएनए, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एस आरएनए के बारे में देख लेते हैं। तो जो एस आरएनए वो होता है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या है, एक लॉन्गेस्ट है, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। एस आरएनए क्या है, एक लॉन्गेस्ट पार्ट है जिसमें कि 80% ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। 80% एस आरएनए जो होता है वो आरएनए में मिलता है, ठीक है। फिर देखते हैं एमआरएनए के बारे में। मैक्सिमम सिंथेसाइज्ड बट मिनिमम कंसंट्रेटेड, ठीक है। ओके, तो जो ये क्या होता है, ये भी एमआरएनए जो होता है वो भी, मतलब एमआरएनए दैट मीन्स मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए जो होता है वो मैक्सिमम सिंथेसाइज होता है, लेकिन वो क्या मिनिमम अमाउंट में कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं टीआरएनए दैट मीन्स ट्रांसफर आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए एडेप्टर आरएनए, जिसे जो टीआरएनए होता है उसे क्या बोलते, उसे हम, वो क्या है कि स्मॉलेस्ट आरएनए है जिसे हम एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए एसएनआरएनए के बारे में, इसका नाम क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज ऑफ आरएनए। जब जो मतलब न्यू आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो वो किसके थ्रू होता है, वो एसएनआरएनए के थ्रू होता है, ठीक है। इसलिए उसका क्या नाम दिया गया है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बोला गया है, ठीक है, क्योंकि जो न्यू आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है वो इसी के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एससीआरएनए की, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ 5 टाइप्स के आरएनए डिस्कस किए, ठीक है, जो कि कौन सा मिनिमम अमाउंट में मिलता है, कौन सा मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है, वो हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए की, दैट मींस डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड की। फर्स्ट लेविन एंड co-workers established that DNA is made up of 4 types of nucleoside and phosphate group, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए के बारे में सबसे पहले किसने दिया था, फर्स्ट जो होता है लेविन साइंटिस्ट ने दिया था, जो कि इन्होंने डीएनए के बारे में बताया था कि डीएनए जो होता है वो कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है। तो 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक।
जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था वो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, फिर देखिए अकॉर्डिंग टू डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजनस बेस। जो डीएनए में आपने जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्या होता है? फॉस्फेट शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है, फॉस्फेटेज ग्रुप प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जो प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वो नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है, ओके। फिर देखिए स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो अगर इस मतलब दोनों साइड होता है वो थ्री डैश से 5 डैश पे, मतलब अगर 3 डैश से स्टार्ट हुआ है तो वो 5 डैश पे एंड होगा, और अगर 5 डैश से स्टार्ट हुआ है तो वो 3 डैश पे एंड होगा। ठीक है, ये इसका अपोजिट साइड में इसकी ज्वाइंटिंग होती। ठीक है, फिर देखिए बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, इट मींस आर रन टू 5 डैश टू 3 डैश एंड अदर टू 3 डैश टू 5 डैश। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वो कैसा होता है? एंटी पैरेलल होता है, मतलब कि दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट साइड में अटैच होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं ईच टर्न ऑफ डीएनए देयर आर 10 बेस पेयर। जब आप इनकी टर्निंग की बात करेंगे, जब मतलब डीएनए के टर्निंग की बात करेंगे तो उनके जो बीच में गैपिंग होती है जो कि एक सेल बनाती है, तो जो जब एक सेल फिनिश होती है उस सेल में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, ओके, कितने होते हैं? ईच टर्न में डीएनए के ईच टर्न में कितने पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर देखिए गैप प्रेजेंट बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.34 nm नैनोमीटर। ठीक है, ओके। तो अगर उनके गैपिंग जो 10 बेस पेयर मैंने बताया, तो 10 बेस पेयर के जो बीच में जो गैपिंग होती है उसका जो मेजरमेंट करेंगे तो वो कितना होता है? 0.34 nm होता है। ठीक है, ओके। फिर देखते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन बेस होता है वो भी कितना टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है, जिसमें कि जो नाइट्रोजन बेस होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक होता है पेरिन एंड दूसरा क्या होता है? पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन में कौन सा पार्ट आ रहा है, पिरिमिडिन में कौन सा पार्ट आ रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एडेनिन एंड ग्वानिन जो होता है वो किसमें आता है? प्यूरिन में आता है। एंड उसके बाद यूरेसिल एंड साइटोसिन एंड थाइमिन जो होता है वो किसमें आता है? पिरिमिडिन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। ठीक है, ये सारे किसके पार्ट है? डीएनए में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिर बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है? पेंटोज शुगर का एंड नाइट्रोजन बेस का। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बोला गया है ना, तो साइड में क्या होता है? 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो पेंटोज शुगर देखते हैं सबसे पहले। कॉमनली यूज पेंटोज शुगर आर फर्स्ट राइबोज एंड सेकंड डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो अगर पेंटोज शुगर की बात करेंगे उसमें क्या होता है? राइबोज शुगर भी होता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर भी होता है। ठीक है, फिर देखिए नाइट्रोजन बेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन बेस होता है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन प्रेजेंट होता है। प्यूरिन के बारे में देख लेते हैं, तो वो क्या होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो कि मतलब कि डीएनए में भी प्रेजेंट होता है, आरएनए में भी मिलता है। ठीक है, प्यूरिन की अभी मैंने बात करी थी कि वो क्या होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। तो एडेनिन एंड ग्वानिन जो होता है वो डीएनए में भी मिलता है, आरएनए में भी मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पिरिमिडिन की। तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जो कि पिरिमिडिन होता है वो कैसा होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है और डिसिमिलर इन आरएनए एंड डीएनए। तो ये क्या होता है? इस जो पिरिमिडिन होता है उसमें क्या होता है? कुछ होंगे डीएनए में प्रेजेंट होंगे और कुछ होंगे आरएनए में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ओके। जैसे कि अभी बात करी थी प्यूरिन जो होता है वो दोनों में सेम टाइप पे प्रेजेंट होता है, लेकिन पिरिमिडिन की जब बात करेंगे तो वो सेम टाइप में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। यूरेसिल एंड साइटोसिन एंड थाइमिन जो होता है वो किसके एग्जांपल है? आपका पिरिमिडिन का है। ठीक है, तो थाइमिन एंड साइटोसिन जो होता है वो किसमें होता है? डीएनए में होता है। ठीक है, थाइमिन एंड साइटोसिन जो होता है वो किसमें मिलता है? डीएनए में। जबकि जब आप आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है, जिसपे साइटोसिन तो प्रेजेंट होगा दोनों में। ठीक है, साइटोसिन जो होगा वो डीएनए एंड आरएनए में मिलेगा, लेकिन थाइमिन की बात करेंगे तो थाइमिन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में मिलेगा। थाइमिन की जगह पे आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा थाइमिन की जगह। ठीक है, ओके।
तो ये क्या था डिफरेंस कि इसमें ये मतलब प्यूरिन में क्या मिल रहा है और पिरिमिडीन में क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, न्यूक्लियोटाइड, जिससे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जी आपको मतलब सेशन तो देखना ही है, लेकिन आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है, कि जो जिससे आपको क्वेश्चन कभी कदार बन जाते हैं कि नीट में आपको मतलब मिल जाता है, ठीक है। तो आपको इसलिए क्या है एनसीईआरटी भी रीड करनी है, ठीक है। और हो सकेगा मुझे कि एनसीईआरटी भी मैं पढ़ा सकूं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के कुछ जो मेन पॉइंट है उसको भी हम डिस्कस कराएंगे, ठीक है। लेकिन आपको एनसीईआरटी सेल्फ भी पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी सेशन पढ़िए, सेशन पहले देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीड करिए। एनसीईआरटी में जो भी डाउट्स हो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले उसे पहले अंडरलाइन करिए, एंड जो भी रीड करने के बाद जो भी डाउट्स हो या सेशन में जो भी डाउट्स हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हम उसे सॉल्व कर सके, ठीक है। ओके, एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।